हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से समझाई गई है। आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटे ऐप पर। वहीं से आप डिटेल्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल्स के साथ क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। सोनू सूद की फ्री आईएएस स्कॉलरशिप योजना का नाम है संभवम। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो भारत के लिए पहला गोल्ड जीत लिया है दोस्तों अवनी लेखरा ने। अभी जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं तब भारत के 2 गोल्ड आ चुके हैं। पहला गोल्ड भारत को दिलाया अवनी लेखरा ने, दूसरा गोल्ड सुमित अंतिल ने दिलाया। इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अवनी लेखरा दोस्तों ये शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग मतलब निशानेबाजी, तो निशानेबाजी से ये संबंधित है और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जीता है गोल्ड भारत के लिए। इन्होंने R2 महिलाओं की स्टैंडिंग SH1 शूटिंग में इवेंट में जीता है। देखिए ये जो इवेंट्स होते हैं अभी आप आगे देखोगे, F52, F56 हुआ या फिर F64 हुआ, R2 हुआ, ये सब इवेंट क्या होते हैं, इन सब के बारे में अभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस में बात करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल दिखाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अभी आप जानिए, अवनी लेखरा भारत को पहला गोल्ड दिला चुकी हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। भारत के अभी बात करें तो 2 गोल्ड आ चुके हैं, 4 सिल्वर मेडल आ चुके हैं और 1 है ब्रॉन्ज मेडल। अभी आप सोचोगे कल मैंने आपको जो वीडियो दी मॉर्निंग में उसमें मैंने आपको बताया था 2 ब्रॉन्ज मेडल, अभी यहाँ पर 1 कैसे हो गया? ये भी आगे क्वेश्चन लिया है मैंने, मैं आपको बताऊंगा कैसे 1 मेडल भारत को वापस करना पड़ा है। ठीक है, कांस्य पदक 1 वापस करना पड़ा है। तो भारत फिलहाल के लिए अभी 7 मेडल के साथ 26वें स्थान पर आ गया है। ये अभी की बात है जब ये सुबह में मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब। अभी दिन में हो सकता है और मेडल्स इंक्रीज हो जाएं। जैसे अभी कल की बात करें तो कल दिन भर में केवल 5 मेडल आए जिसमें से 2 गोल्ड शामिल थे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। चलिए फिलहाल बात करते हैं दोस्तों इनके बारे में। जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। 249.6 का स्कोर इन्होंने किया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया पैरालंपिक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, अभी हमने कल बताया था आपको। तो 29 अगस्त को ही परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखिएगा। क्यों मनाया जाता है? जिससे दोस्तों दुनिया भर को परमाणु जो बम होते हैं उनके उपयोग के बारे में, उसको उपयोग करने से रोकने के लिए अवेयरनेस फैलाई जाए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु हमला हुआ था, पहला और इकलौता कह सकते हैं हम लोग, जो परमाणु हमला हुआ था 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 पर। इसके बाद से दोस्तों वहाँ पर क्या स्थिति रही है ये पूरी दुनिया देख रही है। तो यही वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा कि ऐसी दोबारा कोई और दुर्घटना ना सामने आए दुनिया भर में। ठीक है, कोई देश जो है वो परमाणु बमों का उपयोग ना करें और कम से कम अब उसकी टेस्टिंग वगैरह करें, टेस्टिंग भी ना करें। यहाँ तक कि रसिया और अमेरिका जैसे देश जिनके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, ये सभी लोग अपने अपने परमाणु हथियारों को डिक्रीज करना शुरू कर दिए हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए टेक्निकली तो कोई देश मान नहीं रहा है, सभी अपना लगातार परीक्षण कर ही रहे हैं, सभी अपना बढ़ा ही रहे हैं। बस यही दोनों देश हैं जिन्होंने बाहर ओपनली ये कहा है कि हम कम कर रहे हैं, वैसे तो ये कम ये भी नहीं कर रहे हैं, ये भी अपनी रक्षा तकनीकी को इम्प्रूव ही करते जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन शुरू किया? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दोस्तों भारत सीरीज के वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। ये एक नई प्रकार की सीरीज होगी, BH सीरीज। अब देखिए जो अब व्हीकल्स आएंगे वो आएंगे BH सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन करा करके। अब ये क्या होता है, इससे फायदा क्या होगा? भारत सीरीज से क्या होगा और पहले जो होता था उससे क्या होता था?
पहले आप सुनते थे जैसे यूपी, एमएच, ठीक है, एमपी और HR, मतलब हरियाणा, कुछ भी जो भी राज्य होता था उस राज्य के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो दो वर्ड आपको देखने को मिला करते थे, दो दो वर्ड इंग्लिश के लेटर्स। अब क्या होगा, अब भारत सीरीज में BH दिखेगा, यानी कि पूरे के पूरे इंडिया के लिए दिखेगा। तो अब आप ऐसे ही समझ जाओ कि पहले हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन हुआ करता था। इससे क्या होता था, अगर कोई मान लीजिए एक राज्य का वाहन है, वो किसी दूसरे राज्य में जाकर के व्यक्ति रहने लगता है, तो फिर कुछ महीने, 1 महीने के बाद उस राज्य में भी रजिस्ट्रेशन उसको कराना पड़ता था, यानी चेंज कराना पड़ता था, ट्रांसफर कराना पड़ता था। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत आपको BH का नंबर ले लेना होगा, इसको रजिस्टर करा लेना होगा अपने वाहन को BH सीरीज के तहत, और फिर इसके बाद आपको कहीं और किसी भी राज्य में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप कहीं भी ले जाकर के रहो, यानी एक भारत में एक नंबर सीरीज। ठीक उसी प्रकार से जैसे वन नेशन वन कार्ड योजना है सरकार की, जिसमें राशन कार्ड वगैरह के लिए किसी अन्य राज्य में अन्य कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, एक कार्ड है तो वो आप कहीं से भी राशन ले सकते हो। ऐसे ही वन नेशन वन कार्ड है, ऐसे ही BH सीरीज है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किए गए हैं टैक्सेस वगैरह पर भी, ठीक है, इसमें कुछ टैक्सेस में छूट दी गई है और कुछ और मामलों में कुछ बढ़ाया भी गया है। वो सब इम्पोर्टेंट है नहीं, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इनका भी नाम आपको याद रखना है। अच्छा, अब नंबर्स जो होंगे वो थोड़ा सा चेंज आएंगे। ये जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं, इस प्रकार से नंबर होगा। इसमें जो पहले के 2 अक्षर हैं ये दोस्तों होंगे 2021, जैसे जो लिखा गया है 21 का मतलब ये 2021 को डिनोट करेगा, यानी कि पहली बार रजिस्ट्रेशन कब कराया आपने ये बताएगा। इसके बाद BH का मतलब भारत सीरीज का है ये। इसके बाद दोस्तों जो 4 अंकों का कोड होगा ये तो आपका मतलब नंबर होगा, गाड़ी का नंबर होगा। और इसके बाद जो 2 लेटर्स होंगे ये अल्फ़ाबेट में, ये A से लेकर के Z तक चलेंगे। ये एक प्रकार से सीरीज है जिससे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिलीज किया जा सके। क्लियर? तो इस प्रकार से इसका नंबर लिखा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में पहली बार मेट्रो का परीक्षण हुआ? तो मेट्रो रेलवे की शुरुआत दोस्तों अब हो चुकी है बांग्लादेश में भी। बांग्लादेश में अभी हाल ही में पहला परीक्षण किया गया मेट्रो का। मेट्रो रेलवे की शुरुआत वहां पर भी हो चुकी है। हालांकि आम नागरिकों के लिए ये दिसंबर 2022 में शुरू होगा। कब? दिसंबर 2022 में। तो अभी टाइम लगेगा आम नागरिकों के लिए। फिलहाल वहां पर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। फर्स्ट स्टेज की टेस्टिंग हो गई है, सेकेंड स्टेज की भी कुछ महीनों में हो जाएगी टेस्टिंग। दुनिया में अगर बात किया जाए कि मेट्रो की शुरुआत कहां पर हुई, तो सबसे पहले लंदन में हुई थी, 1863 में हो गई थी लोकोमोटिव इंजन वाली मेट्रो की। इसके बाद 1890 में दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक मेट्रो की शुरुआत हो गई लंदन में ही। भारत में 1984 में लगभग 100 सालों के बाद शुरू हुई मेट्रो, और कोलकाता मेट्रो के रूप में पहली मेट्रो इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में। इसके बाद दूसरी मेट्रो 2002 को शुरू हुई दिल्ली मेट्रो के रूप में। और यूपी में अगर बात करें तो 2016 में लखनऊ मेट्रो के रूप में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। अभी फिलहाल आगरा मेट्रो और गोरखपुर मेट्रो, कई मेट्रो पर काम चल रहे हैं, वाराणसी मेट्रो वगैरह पर। ठीक है, चलिए, तो ये हुई मेट्रो की बात। बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश देखिए मैप में है कहाँ पर, ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश दोस्तों पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1972 के बाद जब 1971 की जंग हम लोगों ने जीती, तो 1972 में ऑफिशियल तरीके से नया देश ये घोषित कर दिया गया, 1971-72 में ही। ओके, अब्दुल हमीद जी दोस्तों यहाँ के प्रेसिडेंट है वर्तमान में। शेख हसीना जी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, संसद का नाम है जातीय संसद। संसद का नाम आपको याद रखना चाहिए। यहाँ की राजभाषा है बांग्ला। सबसे बड़ा नगर है ढाका। अच्छा, यहाँ का जो राष्ट्रगान है बांग्लादेश का, उसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। क्या नाम है? अमार सोनार बांग्ला। ये पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है? कारण ये है कि इसको भी उसी व्यक्ति ने गाया है जिस व्यक्ति ने अपने भारत के राष्ट्रगान को गाया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को भी गाया है, और अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, इसको भी उन्होंने ही गाया है। ओके, चलिए फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 F1 रेस जीती? तो अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत ली है दोस्तों बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 की रेस। एक्चुअली में ये रेस कंप्लीट हो नहीं पाई बारिश के कारण।
इसको रोक दिया गया, केवल इसमें 2 ही लैप पूरे हो पाए थे, इसके बाद इसको रोक दिया गया, लेकिन इन्हीं 2 लैप के बेसिस पर जीत दे दी गई। तो इसके आधार पर मैक्स वर्स्टैपेन को विनर घोषित किया गया बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस का। ओके, मैक्स वर्स्टैपेन दोस्तों रेडबुल के खिलाड़ी हैं और ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। अब देखिए मैक्स वर्स्टैपेन इस सीरीज में और कौन कौन सी रेस जीत चुके हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इस सीजन में एमालिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स और अब बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। तो इतने ग्रैंड प्रिक्स ये जीत चुके हैं अभी तक। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा बार ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी मिल चुकी है लुइस हैमिल्टन को। इन्होंने दोस्तों 7 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है फार्मूला 1 रेस की, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 जीता? तो अभी हाल ही में एसपी सेतुरमन ने जीता है। एसपी सेतुरमन भारत के खिलाड़ी हैं और ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में बार्सिलोना ओपन शतरंज 2021 टूर्नामेंट जीत लिया है। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की अगर बात करें तो दोस्तों विश्वनाथन आनंद जी हैं। डी गुकेश जी भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं और अभी विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर के रूप में नाम आया अभिमन्यु मिश्रा का, तो इनका नाम आपको याद रखना है। क्लियर? अच्छा, शतरंज की बात आई है, शतरंज से रिलेटेड भी अभी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनका भी आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। जैसे अभी AICF यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इसका और CAI यानी कि भारतीय शतरंज संघ यानी चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका दोनों का विलय हो गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी हर्षित राजा जी ये भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो भारत में टोटल ग्रैंड मास्टर कितने हैं? 69 ग्रैंड मास्टर हैं, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे दोस्तों मनाया जाता है 30 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को जो छोटे छोटे उद्योग हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ऐसे उद्यमियों को जो छोटे उद्योग चलाते हैं और कुटीर उद्योग वगैरह चलाते हैं, इनको प्रमोट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो छोटे उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, इससे इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलता है, बहुत बड़ा ये रोल निभाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक होता है MSME। MSME भी कुछ इसी प्रकार से है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, छोटे सूक्ष्म और लघु उद्योग। तो MSME दिवस कब अगर मनाया जाता है पूछा जाए तो दोस्तों मनाया जाता है 27 जून को, इंटरनेशनल MSME डे, या फिर इसे UN MSME डे भी कह सकते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र MSME दिवस कह सकते हैं आप। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता? तो भारत को दोस्तों 2 गोल्ड मिल चुका है अभी तक टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक तो मेडल दिलाया अवनी लेखरा ने और दूसरा गोल्ड दिलाया सुमित अंतिल ने। ठीक है, तो 2 गोल्ड हो चुके हैं इंडिया के, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अभी तक। सुमित अंतिल ने किस में दिलाया है? इन्होंने दोस्तों दिलाया है जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रोअर हैं ये और 68.55 मीटर का भाला फेंका है इन्होंने, इतनी दूरी तक भाला फेंका है। 68.55 मीटर तक जेवलिन थ्रो किया है इन्होंने और एक इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि 6 बार 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। 6 अटेम्प्ट में इन्होंने 3 बार ऐसा भाला फेंका, 3 बार नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। सोचिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें सबसे लंबा जो इनका था, जो हाईएस्ट स्कोर होता है वही काउंट किया जाता है। तो सबसे हाईएस्ट स्कोर इनका 68.55 मीटर था और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक ही इवेंट में, एक ही गेम में इन्होंने 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इसके बाद भी ये बता रहे हैं कि अभी ये हमारा बेस्ट प्रदर्शन नहीं था, प्रैक्टिस वगैरह में ये 65 के अबव मारते हैं, यानी कि आगे भी इनसे उम्मीदें हैं। अभी उम्र है इनकी 23 वर्ष, तो यानी अगले पैरालंपिक में भी एक गोल्ड फिक्स समझिए। चलिए, तो F64 इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है, सोनीपत हरियाणा के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये F64, F52 ये सब आ क्या रहा है कल से? कल भी मैंने आपको जो वीडियो दी पैरालंपिक में, उसमें भी ये बार बार आ रहा था। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ओलंपिक होता है तो उसमें तो ठीक है, सभी खिलाड़ी जो होंगे वो फ्रेश होंगे, बिल्कुल सब फिट होंगे, वो जा खेलते हैं। लेकिन इसमें पैरालंपिक में क्या होता है कि इसमें क्योंकि विकलांगता के कई आधार होते हैं,
कोई आंख से विकलांग है, कोई हाथ से विकलांग है, कोई पैर से विकलांग है, ठीक है, किसी की रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती, कोई व्हील चेयर पर है, तो सबको कैटेगराइज किया गया है। तो यही जो कैटेगरी है इसी को डिनोट किया जाता है F64, F52। तो इसका बाकायदे एक रूल बनाया गया है, नियम बनाया गया है, जिसमें वो पैरा बाय पैरा लिखा गया है कि किस कैटेगरी के तहत कौन कौन आएंगे। अब ऐसा नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे कि कोई एक ऐसा विकलांग खिलाड़ी है जिसका एक हाथ नहीं है, ठीक है, एक हाथ नहीं है और दूसरा हाथ सही है, बिल्कुल सही है, बाकी पैर वैर सब कुछ सही है। वो मान लीजिए खेलता है बैडमिंटन, तो वो एक हाथ से बैडमिंटन खेलेगा। मान लीजिए एक हाथ से, जिस हाथ से बैडमिंटन खेलना है उस हाथ से उसकी अच्छी प्रैक्टिस है। और वहीं सामने वाला खिलाड़ी मान लीजिए कोई ऐसा आ गया अगर जिसका पाँव नहीं है, एक पाँव नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसके दोनों हाथ सही है, तो क्या ये दोनों मुकाबला सही होगा? नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो पाँव वाला है उसको दौड़ दौड़ कर खेलना पड़ेगा, तो उसको ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये कैटेगरी बनाई गई है, जिससे जिसको हाथ में प्रॉब्लम हो उनको हाथ वाले प्रॉब्लम वाले से ही, खिलाड़ियों से ही लड़ाया जाए, खेल कराया जाए। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आप प्रमोशन भी कर लेते हैं। SSC GD का कांस्टेबल का बैच आया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बैच है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया हुआ है। MZT 100 कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो 100 रेट्स का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा अभी, यानी ये मिल जाएगा कोर्स 499 में। हर एक वीडियो की PDF फाइल, हर एक वीडियो का डिटेल दोस्तों PDF फाइल होता है, साथ ही साथ वीडियो डिटेल में होती है, चैप्टर बाय चैप्टर। इसके साथ ही हर एक वीडियो का मॉक टेस्ट भी दिया जाता है। 2 वर्षों की वैलिडिटी आपको मिल रही है, 2 वर्षों तक आप एक्सेस कर सकते हैं। SSC GD का शानदार बैच, इससे अच्छा आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको हमारी जो भी करंट अफेयर की ई बुक होती है वो सभी फ्री में दी जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। MZT ऐप पर जाकर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं, इसको ले सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अगला देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस भारतीय मेडल विजेता को अपना मेडल वापस करना पड़ा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, विनोद कुमार जी ने कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मैंने अभी कल जो वीडियो बना करके दी हुई थी उसमें भी बताया था कि इनके मेडल को अभी फिलहाल होल्ड किया गया है। तो होल्ड किया गया था, लेकिन अब जांच में पाया गया है कि इनकी जो वरीयता थी, इनकी जो कहें कि विकलांगता वर्गीकरण मूल्यांकन था, जिस बेसिस पर विकलांगता घोषित की जानी थी उस बेसिस पर इनको अपात्र पाया गया है। इस वजह से इनका जो मेडल है वो इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। तो इनको फिलहाल मेडल अपना वापस करना पड़ेगा, तो यानी 1 मेडल हो गया कम। अभी देखिए 7 मेडल कल भी थे, जब एक ही गोल्ड आया था तो 2 गोल्ड हो गया, फिर भी 7 ही मेडल है। कारण यह है कि 1 ब्रॉन्ज मेडल कम हो गया है, लेकिन क्योंकि ये गोल्ड था इस वजह से भारत की रैंक 34 से बढ़ करके 26 पर आ गई, ठीक है। रैंक में इंप्रूवमेंट गोल्ड की वजह से ज्यादा होता है। ओके, तो विनोद कुमार जी डिस्कस थ्रोअर थे और कांस्य पदक ये जीते थे F52 इवेंट में, लेकिन फिलहाल इनको वापस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बन गए हैं विनीत कोठारी। विक्रम नाथ जी इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट थे, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इनको प्रमोट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस को प्रमोट किया गया है, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। इसमें दोस्तों 3 महिला जज हैं और एक का नाम तो आपको खास तौर से याद रखना है, BV नागरत्ना। BV नागरत्ना जी दोस्तों ये 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न है कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश दोस्तों फातिमा बीबी हैं, लेकिन फातिमा बीबी जो थी वो जज थी, वो न्यायाधीश थी। यहाँ पर बात हो रही है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर BV नागरत्ना बन सकती हैं 2027 में, लेकिन 36 दिनों के लिए ही बन सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको उस दिन बताया था, ये डिपेंड तभी करेगा जब इनको पहले शपथ दिलाई जाएगी। अभी जो 9 जज की नियुक्ति हुई है, इनमें अगर ये पहले अगर शपथ लेती हैं तब ये हुई सीनियर इन 9 जज में, नहीं तो इनके आधार पर जो बाकी के 9 जज होंगे उनकी वरीयता पहले जोड़ी जाएगी, ठीक है। जो पहले शपथ लेता है वो सीनियर कहा जाता है, ठीक है। उनमें अगर सभी लोग एक साथ शपथ ले रहे हैं तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 34 हो सकते हैं मैक्सिमम, 33 अभी जज हैं वर्तमान में। तो अनुच्छेद 223 आर्टिकल 223 में राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति की शक्तियों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, जबकि राज्यपाल जो होता है वो दिलाता है शपथ, ठीक है। ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देता है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए फिलहाल ये अगर सेवानिवृत्त होते हैं, ये तो क्योंकि जल्दी ही होने वाले हैं, अभी 2 या 3 सितंबर को ये हो जाएंगे रिटायर, विनीत कोठारी भी
तब किसे बनाया जाएगा, तब RM छाया को बना दिया जाएगा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अब आप सोचेंगे जब 4-5 दिनों के लिए ही नियुक्त करना था तो क्यों नियुक्ति हुई, तो देखिए दोस्तों इसमें फिर अगेन वही बात कि जो सबसे सीनियर होता है उसको सबसे पहले वरीयता दी जाती है, तो इसी वजह से इनको अभी 2 या 3 सितंबर तक ही दिया गया है, इसके बाद ये भी रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अपना जीके जीएस भी अब आप इंप्रूव कर सकते हो। डेली रोजाना आपको 7 बजे शाम को आ जाना है, लाइव क्लास होती है जीके टेस्ट की जिसमें आपका जीके इंप्रूव कराया जाता है। जैसे आपने करंट अफेयर में देखिए दोस्तों 100% स्कोर करके धमाका मचा दिया है, इसी प्रकार से अब आप जीके जीएस भी तैयार कर सकोगे। तो शाम को आ जाना है डेली इवनिंग में 7 PM पर। सबकी वीडियो की पीडीएफ फाइल, क्विज वगैरह सब कुछ मिल जाएगी आपको एमजेटी एप्लीकेशन पर। इसको तो आप जरूर रखिए मोबाइल में, बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऐप है। बात करें अगर क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता है, ये आपको आज बता देना है। LIC की स्थापना कब हुई थी, LIC के बारे में क्या क्या चीजें आपको पता है, सब कुछ बताइए। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, लिपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है। अच्छा, लिपुलेख के साथ साथ आप माना और नीति दर्रा के बारे में भी बता दीजिए। चलिए तो इतने क्वेश्चंस के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी पता हो चीजें उसके बारे में आंसर कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको वन लाइनर के रूप में भेजा जाता है क्विकली रिवीजन के लिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको जाना है, MJT एजुकेशन लिख करके सर्च करना है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।